आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले याद रखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तभी समझ में आएगा जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होइएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तभी समझ में आएगा जब कूलम्स लॉ पढ़े होइएगा। इसके बाद में तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आएगा। ये 3 टॉपिक पहले पढ़ लीजिएगा, तब यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सो देख लीजिए। ये पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाए थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम दिखाए थे पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऐसे स्ट्रेट लाइन के रूप में आउटवर्ड। ठीक है, पॉइंट ए पर कोई सरफेस रख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। पॉइंट ए पर कोई सरफेस रख दिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आगे क्लियर होगा क्यों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा गया। ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, ऐसे, और आपको रखना है ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको उठा करके पॉइंट बी पर रखे। किसको? इस सरफेस को। जिस सरफेस को ए पर रखे थे उसको उठाकर पॉइंट बी पर रखे। फिर उसको उठाकर पॉइंट सी पर रखे। पॉइंट सी पर रखे। एक ही सरफेस को पॉइंट ए पर रखे, पहले पॉइंट ए से वो हटा करके पॉइंट बी पर रखे, पॉइंट बी से हटाकर पॉइंट सी को रखे। सबसे अधिक लाइन कब क्रॉस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे अधिक कब क्रॉस कर रहा है? जब पॉइंट ए पर है। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी सरफेस को रखिएगा तो अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसी सरफेस को ले जाइएगा तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा। ठीक है, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है सरफेस को, उसकी संख्या को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दैट एरिया और सरफेस। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र या सतह को पार करने वाले विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। निश्चित रूप से इस पोजीशन में विद्युत फ्लक्स का वैल्यू अधिक है, इस रूप में विद्युत फ्लक्स का वैल्यू कम है, इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान और भी कम है। ठीक है, तो लिखिए the number of electric field lines
क्रॉसिंग एन एरिया और सरफेस lies in an electric field is called electric flux linked with that area or सरफेस किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्र या सतह से गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र या सतह से जुड़ा विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए पहले इसको नोट कर दीजिए। इट इज डिनोटेड बाई फाई ई लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। एंड इट इज मेजर्ड बाई द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसे फाई ई से सूचित किया जाता है तथा इसकी माप विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय समाकल से होती है। अब क्षेत्रीय समाकल का क्या मतलब है, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है? तो लाइन इंटीग्रल का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब एरिया वेक्टर क्या है वह पहले जान लीजिए। जैसे मान लो एरिया जो है वह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन कभी कभी उसका यूज वेक्टर क्वांटिटी के रूप में किया जाता है। जिस सरफेस का, जिस एरिया का यूज वेक्टर क्वांटिटी के रूप में करना है उसको हम लोग वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्षेत्रफल सदिश इसको कहते हैं। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस एरिया के बराबर होता है और डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड होता है। मैग्नीट्यूड उस एरिया के बराबर हो गया और डायरेक्शन क्या हुआ, अपवर्ड हो गया।
इसी को कहते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कभी कभी इसका यूज वेक्टर के रूप में किया जाता है। जिस वेक्टर के रूप में किया जाता है उसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड उस एरिया के बराबर होगा और डायरेक्शन अपवर्ड होगा। एक मिनट, क्या है देख लीजिए। ई इंटीग्रेशन डीए हो गया ए, यानी कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या है सो देखिए। सपोज दैट कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें यह कोई एरिया है ऐसे, इसका एरिया वेक्टर यह हो गया वेक्टर ए। अगर छोटा एरिया लीजिएगा तो ये हो जाएगा डी ए। छोटा एरिया लीजिएगा तो क्या हो जाएगा डी ए। आप पूरा एरिया इंटीग्रेट कर दिएगा इसी डीओ को, डी ए को, तो क्या मिलेगा पूरा एरिया ए मिलेगा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और यह दोनों के बीच का एंगल हो गया। किसके बीच में? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो यहां पर लिख सकते हैं वेयर थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, ठीक है। यहां लिख देते हैं हिंदी। जहां थीटा बराबर, जहां थीटा क्षेत्रफल सदिश ए तथा ई, ऐसा करते हैं, स्पेस कम है इसको, ए तथा ई के बीच का कोण है, ठीक है। यानी कि यह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगा। एरिया जितना छोटा होगा उतना कम लाइन क्रॉस करेगा और एंगल पर भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा पहले इसको नोट कर लीजिए। स्पेशल केसेज में यह समझ में आ जाएगी बात किस तरीके से डिपेंड करेगा। स्पेशल केसेज, स्पेशल केसेज एक नंबर, इफ थीटा इक्वल टू 0। थीटा 0 होने का क्या मतलब है? थीटा 0 होने का क्या मीनिंग है सो देखिए। सपोज दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताए थे? लाइन जो है वह पैरेलल होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वह सरफेस जिसका एरिया वेक्टर लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ऐसे, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0। कैसे? अभी भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि यह जो फाई है वह डिपेंड करेगा ई ए कॉस थीटा,
यानी ई पर भी, ए पर भी और थीटा पर भी F10th ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जितना अधिक रहेगा फाई का वैल्यू उतना ही अधिक रहेगा। वह भी हम बता चुके हैं। एरिया जितना बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए एरिया छोटा है तो एक ही लाइन क्रॉस किया, एरिया थोड़ा बड़ा हो गया और अधिक लाइन क्रॉस किया, एरिया जितना बड़ा होता जाएगा और अधिक लाइन क्रॉस करेगा। तो एरिया पर भी डिपेंड किया और थीटा पर भी डिपेंड किया। कैसे डिपेंड किया खुद देखिए। क्या है, सपोज दैट कि यह सरफेस है जिसको हम लोग रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। यह देखिए एरिया वेक्टर, ये सरफेस मानिए, इसके परपेंडिकुलर या वेक्टर हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो इस स्थिति में जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, यानी सरफेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर है, उस स्थिति में मैक्सिमम लाइन करीब करीब सभी लाइन क्रॉस कर जाएगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कुछ लाइन नीचे से, खूब ठीक से देखिए, कुछ लाइन नीचे से कुछ लाइन ऊपर से निकल गया, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कम हो गया। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस सरफेस को पार करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या घटती जाएगी। घटते घटते क्या हो जाएगा, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, आप खुद देख लिए कि कुछ लाइन, सभी लाइन या तो ऊपर से निकल गया और नहीं तो सभी लाइन नीचे से निकल गया। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। कब जीरो हो गया, जब थीटा 90 हो गया, सरफेस ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। उस स्थिति में जितना लाइन था सब या तो नीचे से निकल गया या ऊपर से निकल गया, एक भी लाइन इसको पार नहीं करेगा। तो पहले जीरो की स्थिति में देखिए क्या होगा, जब थीटा जीरो है तब क्या होगा, ई ए कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, यानी ई ए, इसको हम लोग कहेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको पार करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार कर गया, ठीक है। महत्तम विद्युत फ्लक्स, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाई बराबर ई ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, जीरो, यानी जीरो। क्यों जीरो हो गया खुद पता चल गया, यहां ध्यान दीजिए, इस फिगर से स्पष्ट हो जाएगा। एरिया ऐसे, जितना लाइन है सब या तो ऊपर से निकल गया या तो सब नीचे से निकल गया। एंगल कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। जब 90 हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। फ्लक्स का मतलब इसको एक भी लाइन पार नहीं कर रहा है जब 90 है तब, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो क्या है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट। ई का क्या होगा, एफ बाई क्यू था। ई बराबर क्या था, एफ बाई क्यू नॉट, यानी न्यूटन पर कूलम। क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का यूनिट क्या होगा, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा, यह यूनिटलेस क्वांटिटी है।
कैसे? बेस बाई हाइपोटेनस, दोनों लेंथ है, लेंथ बाई लेंथ क्या होगा? यूनिटलेस हो जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया एसआई यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला देख लीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? बड़ा ब्रैकेट से हम लोग घेर देते हैं डायमेंशन लिखते समय। E बराबर एफ बाई क्यू नॉट है। फोर्स का क्या होता है? MLT-2 होता है। चार्ज का क्या होता है? AT या IT। एरिया का क्या होगा? L स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, मीटर को हम लोग L से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, L स्क्वायर होगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस, यूनिट लेस हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, लेंथ बाई लेंथ कैंसिल हो गया, L बाई L कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? फाई E बराबर ML3T-3A-1। अब ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट स्टार का चिन्ह देकर के लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यह भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, कॉस थीटा स्केलर है। लेकिन स्केलर क्यों होगा? इसलिए कि डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं, वेक्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इस प्रोडक्ट में कहीं भी वेक्टर का चिन्ह नहीं है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, ठीक है। आज के टॉपिक में इतना ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कीजिएगा, ये समझ में आएगा तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गॉसेस थ्योरम समझ में आएगा।